हेलो दोस्तों, नमस्कार। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, या जिसके अंदर आपके साइकोलॉजी बाल विकास आपका अगर सिलेबस है तो उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको अपना पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप अपने हमारे यहाँ इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी बाल विकास को लेकर क्लासेस चल रही थी और उसके अंदर बाल विकास के अंदर हमारी जो यूनिट 2 है अधिगम वाली, उसके अंदर 2 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो मेहरबानी करके पहले वो दोनों वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप अधिगम की थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आप इसके सिद्धांतों को नहीं समझेंगे। दोस्तों, आज हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और कई बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है और जाहिर सी बात है कि इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जिसका आज हमारे टॉपिक का नाम है दोस्तों अधिगम का वक्र या अधिगम का पठार। अधिगम का वक्र या अधिगम का पठार। दोस्तों, यहाँ पर वक्र और पठार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग हैं। किस तरीके से? जैसे अगर मैं आपके सामने कहूँ पठार, बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। पठार क्या है दोस्तों? पठार यानी कि जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है मान लो, और वो कुछ समय सीखने के बाद सीखना बंद कर देता है। ध्यान से समझना, एक बालक जो है वो सीखने का प्रयास करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसके सामने वो सीखना बंद कर देता है और फिर वापस थोड़ी देर में वो सीखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये जो 2 चीज़, ये कंडीशन है यहाँ पर, जो जहाँ पर सीखना उसने बंद किया है वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों? पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। यानी कि सीखने की इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो आने वाली बाधा है या रुकावट है उसको हम अधिगम का पठार कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब बात करता हूँ मैं दोस्तों अधिगम का वक्र। पठार को हमने समझ लिया, अब क्या चीज़ है? वक्र। अब यार यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें आप दोस्तों, देखो वक्र क्या होता है। वक्र में दोस्तों जब सीखने वाले सभी बालकों का सीखने से संबंधित परिणाम सदैव एक समान नहीं होता है। कहने का मतलब, हर बालक में सीखने की जो गति होती है वो एक समान नहीं होती है। सीखने की जो विशेषता होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक समान गति में सीखते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आते ही क्लास में 1-2 पीरियड तो बहुत तेज़ गति से सीखेंगे, फिर धीरे धीरे दोपहर तक या शाम तक फिर बिल्कुल कम सीखना होता है उनका। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शुरू में बहुत मंद गति से सीखते हैं लेकिन फिर आखिर में तेज़ गति से सीखते हैं। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर तेज़ गति से सीखते हैं, फिर कम गति से सीखते हैं, फिर तेज़ गति से सीखते हैं। इस तरीके से जो इस सीखने की जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से या रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, और जो रेखा चित्र हमें प्राप्त होता है वही अधिगम का वक्र कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? यानी कि पठार तो होता है दोस्तों जब बालक सीख रहा है और सीखते सीखते उसके बीच में कोई रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है, उसकी बीच की कंडीशन को हम बोलते हैं पठार। और जब बालक विभिन्न प्रकार से सीखता है तो उन विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं जो और जिनसे हमें रेखा चित्र प्राप्त होता है उन्हीं को हम अधिगम वक्र कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ पर आप नोट लगा कर लिख लें इस बात को। अधिगम की गति या मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो और इनको रेखांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे अधिगम वक्र कहते हैं। समझ में आ गया भाई? जो जैसे आपने ये एक यहाँ ये समय है 1 घंटा और ये गति है कि भाई आपको 3 पार्ट याद करने हैं, तो बहुत बालक अगर इस कड़ी में अगर जा रहा है तो ये क्या है दोस्तों? ये एक ग्राफ बना गया है आपके सामने। ठीक है, अब नोट लगाकर आप लिखें जो मैं पहले समझा चुका हूँ। नोट अधिगम का पठार। अधिगम की प्रक्रिया का अचानक रुक जाना या अवरुद्ध हो जाना ही अधिगम का पठार कहलाता है। अधिगम पठार की प्रकृति सदैव अस्थायी होती है। भाई ये निश्चित नहीं रहता है कि भाई जैसे आप आधा घंटा बालक सीखेगा
फिर 10 मिनट नहीं सीखेगा, फिर आधा घंटा सीखेगा, फिर 10 मिनट या 15 मिनट नहीं सीखेगा। तो इसका कहने का मतलब जो होता है दोस्तों, वो अधिगम की जो प्रकृति होती है वो सदैव अस्थायी होती है। थोड़ी देर मान लो कि बालक 10 मिनट सीख रहा है, फिर 2 मिनट बाद में नहीं सीखेगा, फिर 20 मिनट सीखेगा, इस तरीके से अस्थायी होती है। अधिगम के पठार को लेकर यहाँ से एक सवाल पुटअप हो सकता है दोस्तों। अधिगम पठार को जब भी ग्राफ में दर्शाया जाता है तो एक सरल सीधी रेखा से दर्शाया जाता है। अधिगम पठार को इस तरीके से, जैसे अपने मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर ये बात आपको नोट करनी है दोस्तों, बालक के अंदर पठार निर्माण के कारण क्या है, पठार निर्माण के कारण क्या है बालक के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक करके हमें इसको समझना है। जैसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बिंदु का परिवर्तन। बालक में पठार की समस्या कब होती है? जब शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते बिंदु का परिवर्तन कर देता है, तब इस प्रकार की समस्या आती है। बिंदु की परिवर्तन, जैसे मान लो कि वो सरल ब्याज पढ़ा रहा था, बालक को ये समझ में आ रहा था, लेकिन सरल ब्याज जैसे ही ख़त्म हुआ शिक्षक ने पढ़ाना लग गया चक्रवर्ती ब्याज, तो ये बालक को अब समझ में नहीं आएगा। तो बिंदु का परिवर्तन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इस बीच वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर बालक के पठार का निर्माण होगा। समझ गए दोस्तों? दूसरा इसके पठार का निर्माण का कारण है विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से गिनती होती है। और इसी कड़ी में जैसे जो पहाड़े होते हैं ना, 1 2 2 दूनी 4 2 2 3 6 इस तरीके से जो प्रकृति होती है दोस्तों, वो बालक ने आपने देखा होगा उसका अगर वो रूरल ग्रामीण इलाके में पहाड़े याद करता हुआ उसको याद हैं, और वो अगर सिटी के माहौल में जाएगा तो उसको पहाड़े दोबारा फिर से कंफ्यूज करेंगे। हालांकि पहाड़े याद हैं, उसको कर्म से याद है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो ग्रामीण है। तो यहाँ पर विषय वस्तु की प्रकृति जो है वो अलग हो गई। दूसरा पठार निर्माण का कारण है दोस्तों शिक्षक का खुद का व्यवहार। कई बार ऐसा होता है, जैसे बालक को पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक शुरुआत में तो बहुत अच्छे से समझाता है, उसका व्यवहार बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन फिर उसका व्यवहार थोड़ा ख़राब हो जाता है और उस कंडीशन में बालक का पठार का निर्माण हो जाता है। शिक्षक की शिक्षण विधि, अगर बालक सीख रहा है और सीखते सीखते बालक बीच में कोई ऐसी विधि ले आता है जो उस बालक को समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पर उसके पठार का निर्माण हो जाएगा। बालक के सीखने की इच्छा भी दोस्तों बालक में पठार निर्माण की उपज देता है। बालक अगर ये सोचता है कि भाई मुझे आज इसका पीरियड पढ़ना है आधा घंटे, तो वहाँ पर तो पठार का निर्माण नहीं होगा। लेकिन बालक ये सोचता है कि यार आज इन सर का तो मुझे क्लास नहीं लेनी है क्योंकि ये मारते हैं या पीटते हैं या इंसल्ट करते हैं, तो वहाँ पर बालक के पठार का निर्माण हो जाता है। और सीखने का समय भी दोस्तों बालक में पठार निर्माण का प्रमुख कारण माना जाता है। एक निश्चित समय, जैसे मान लो कि अगर आप भरी दोपहरी के अंदर आप उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हो, दोपहर में खूब गर्मी है और है, तो वहाँ पर बालक के अंदर सीखने का जो पठार है वो उसका कारण बनेगा सीखने का समय। अब कैसे बनता है पठार दोस्तों? यहाँ पर देखो, ये एक चार्ट मैंने आपके सामने बनाया इस तरीके से, ठीक है। अब बालक यहाँ पे सीखते सीखते यहाँ पे रुक गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वो मान लो कि रुका हुआ है, उसने यहाँ पर कुछ नहीं सीखा। बालक सीख रहा है, यहाँ रुक गया, फिर सीखने लग गया। तो ये वाला भाग जो है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? अधिगम का पठार कहलाता है, यानी अधिगम का पठार कहलाता है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है दोस्तों, ये अधिगम का पठार भी है और वक्र भी है। अधिगम का पठार भी और वक्र भी है। वक्र इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें देखो ग्राफ बन रहा है, बालक सीखता जा रहा है, फिर बंद हो गया, फिर सीख रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने रेखा चित्र आपको मिला है, ये ग्राफ की शक्ल में भी मिला है। आपको चित्र के माध्यम से दिया जाएगा कि आप चित्रों को 4 ऑप्शन दिया, ये सवाल इसमें से एक दिया भी है पिछली बार। तो आपको पहचान करना है कि जो सीधी लाइन है, पहले बालक सीख रहा है, फिर यहाँ पर रुक गया, फिर सीख रहा है, तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? अधिगम का पठार। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया अभिप्रेरणा एवं पठार से प्रभावित होती है। अधिगम प्रक्रिया को ग्राफीय संरचना के रूप में प्रकट करने पर अधिगम के 4 प्रकार के वक्र प्रकट होते हैं।
यानी कि अगर बालक के सीखने की अगर हम प्रक्रिया करवाएंगे तो उसके अंदर हमें जो ग्राफ की जो संरचना प्राप्त होगी वो 4 प्रकार की प्राप्त होगी। कौन कौन सी है, बड़े ध्यान से समझना दोस्तों एक एक करके। पहला है दोस्तों समान निष्पादन वक्र। समान निष्पादन वक्र, जिसको सरल रेखीय वक्र भी बोलते हैं या कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया में जब अभिप्रेरणा तत्व की अधिकता हो, यानी कि सीखने की तत्व की जो अधिकता हो तथा पठार लगभग अनुपस्थित हो, जो रुकने की जो या बाधा रूपी पठार है वो बिल्कुल अनुपस्थित हो, तो अधिगम एक समान दर से वृद्धि करता है। कहने का मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक समान गति से अगर कोई बालक सीख रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों, सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र। जैसे दोस्तों ये आपके सामने पैराग्राफ है, यहाँ आपने इसको 1 2 3 4 5 ये तो दे दिया सीखने का समय, और यहाँ पर इस ऊपर वाली लाइन में ये होगी अधिगम की गति, यानी सीखने की गति। यहाँ पर जैसे मान लो कि सीखने का समय आपने जैसे 1 घंटा कर दिया, 1 घंटे के अंदर एक बालक जो है वो 1 पीरियड पढ़ रहा है, 1 पाठ याद कर रहा है, और इसी तरीके से 2 पीरियड के अंदर 2 पाठ याद कर रहा है, 3 घंटे के अंदर 3 पाठ याद कर रहा है, 4 घंटे के अंदर 4 पाठ याद कर रहा है। तो ये जो आपके रेखा प्राप्त हो रही है ये क्या है दोस्तों, सरल रेखीय वक्र कहलाएगी। इसके अंदर दोस्तों बालक की जो प्रारंभिक स्थिति है वो भी सामान्य रहती है और बाद की स्थिति भी सामान्य रहती है, यानी कि अधिगम करने की जो गति है वो लगातार समान रूप से चलती है। नोट लगाकर एक बात लिख लेना दोस्तों यहाँ पर आप, व्यवहारिक स्थिति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है और इसलिए हम अधिगम की समान गति मेंटेन नहीं रख सकते। ये लाइन अंडरलाइन करके या आप कोष्टक बनाकर नोट लगाकर लिख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम एक समान अपने आप को नहीं रख सकते। जैसा हम आज सीख रहे हैं वैसा शाम तक सीखेंगे या 1 महीने तक लगातार इसी कड़ी में हम सीख रहे हैं, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला वर्धमान निष्पादन। अगला है वर्धमान निष्पादन या धनात्मक वक्र या उन्नतोत्तर वक्र, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दोस्तों यहाँ पर आपके कई गाइडों में, किताबों में, और बच्चे भी लगातार इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये जो उन्नतोत्तर और नतोत्तर को जो लिखा हुआ है ये किताबों के अंदर किसी में ऋणात्मक को उन्नतोत्तर बोला है और बोला है। तो दोस्तों ये आज आपके मैं कंफ्यूज क्लियर कर दूंगा हमेशा के लिए। पहले इसको समझते हैं ये क्या है दोस्तों। जब अधिगम प्रक्रिया में प्रारंभ में पठारों की अधिकता के कारण अधिगम में कमी आ जाती है, परंतु पुनः अभिप्रेरणा की अधिकता में वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, प्रारंभ में मंद गति से और उसके बाद में जो है वो सीखने की गति किसी बालक में तीव्र हो जाती है, तो वहाँ पर कौन सा वक्र का निर्माण होगा, वर्धमान या धनात्मक निर्माण। यहाँ प्रारंभ में जो है वो बालक की सीखने की गति धीरे रहेगी और बाद में तीव्र हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उसके मापने का जो पैमाना है, इसको उन्नतोत्तर क्यों कहा गया है दोस्तों? उन्नतोत्तर इसलिए कहा गया है कि इसमें जो सीखने की जो गति है वो बाद में उन्नत होती है, बाद में बढ़ती है। समझ में आई मेरी बात? पहले तो वो बालक सामान्य स्थिति में धीरे धीरे सीखता रहता है। जैसे मान लो कि उसने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कोई खास पाठ याद नहीं किया, सिर्फ 1 पाठ याद किया, लेकिन 4 घंटा हो, 4था घंटा चल रहा है, तब उसने 3 पाठ याद कर लिए, फिर 5वां घंटा हुआ तो उसने 5 पाठ पूरे याद कर लिए। तो जो सीखने की गति है दोस्तों, वो अगर बाद में तीव्र हो रही है तो इसके मापने का जो पैमाना है वो बाद का माना जाएगा, इसीलिए उसको उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। ये एकदम गारंटी है दोस्तों मेरा ये सवाल आपका, अगर आप उन्नतोत्तर कर लेना, अगर आपको धनात्मक वक्र का पूछे, आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर आप अगर उसके जो सीखने की जो गति है उसका मापन कब कर रहे हो, उसका मापन होता है दोस्तों धनात्मक कब हो रहा है, वो उसके ज्ञान में वृद्धि धनात्मक कब हो रही है, उन्नति कब हो रही है, बाद में हो रही है। भाई धनात्मक हो रही है तो उन्नतोत्तर ही होगी, उन्नति होगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल,
ह्रास निष्पादन या ऋणात्मक या नतोदर वक्र, ह्रास निष्पादन या ऋणात्मक या नतोदर वक्र। यहाँ इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रारंभ में अभिप्रेरणा यानी कि जो सीखने की जो प्रबलता के कारण अधिगम तीव्र गति से वृद्धि करता है, और परंतु बाद में पठारों की अधिकता से अधिगम पूर्णतः बाधित हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, इस आपके डायग्राम में जब बालक सीखता है तो पहले तो वो तीव्र गति से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे आपके बाद में वो धीमे मंद गति से सीखने लग जाता है। जैसे ये चार्ट आपके सामने है, पहले बालक जाता है तेज़ गति से सीखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसको पाठ को कम याद करने लग जाता है, उसकी सीखने की गति है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, नतोदर का मतलब नीचे आना, ऋणात्मक का मतलब वही कम होना। तो कम आना, नीचे आना कब हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो भाई ऋणात्मक हो रहा है, मतलब नतोदर वक्र हो रहा है। यहाँ पर पहले आप अच्छे से सीख रहे हो, सीखते सीखते आप थक जाते हो आलस की वजह से या सिर दर्द की वजह से, तो आपका सीखना धीरे धीरे मंद होता जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों, ह्रास निष्पादन या ऋणात्मक निष्पादन। नोट लगाकर एक बात लिखे दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तथा सर्वाधिक अधिगम वक्र यही नतोदर वक्र ही होता है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तथा सर्वाधिक अधिगम वक्र यही नतोदर वक्र ही होता है, क्योंकि हम भी बहुत सी बार देखा होगा, आप अपने ऊपर भी लेके देखो, आपके अंदर भी यही स्थिति ज़्यादातर पाई जाएगी। शुरुआत में आप बहुत तेज़ गति से सीखोगे, जैसे जैसे सीखते जाओगे, फिर आपकी जो सीखने की गति वो धीरे धीरे मंद होती जाएगी। ठीक है दोस्तों। अंतिम है दोस्तों मिश्रित वक्र या सीढ़ीदार वक्र या एस या यू आकार का वक्र भी बोलते हैं इसको। कर्व ऑफ फ्लेक्सिबल रिटर्न्स या लोचशील वक्र भी बोलते हैं, सारे नाम इसके। दोस्तों इनके नाम आपको अच्छे से दिमाग में याद रखने हैं, क्योंकि नाम को लेकर भी सवाल पुटअप हो सकता है। मिश्रित वक्र, सीढ़ीदार वक्र और एस या यू आकार और कर्व ऑफ फ्लेक्सिबल रिटर्न या लोचशील वक्र, ये सब इसी के ही नाम हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है अधिगम की प्रक्रिया में जब अभिप्रेरणा एवं पठार दोनों ही प्रभावी हो तब अधिगम में लोचशीलता उत्पन्न हो जाती है। यानी प्रारंभ में अधिगम की गति तीव्र, फिर धीमी, फिर तीव्र, फिर धीमी, इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। इसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। यानी बालक के सीखने की मात्रा में बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है। आपको दोस्तों यहाँ पर देखो ऐसा पैराग्राफ भी दिया हुआ मिल सकता है, ये वाला एस आकार का है कि नहीं है, या इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ये वाला यू आकार का है। ये क्यों है, देखो दोस्तों, इसके अंदर मान लो पहले बालक धीरे धीरे सीखता है। उसने जैसे मान लो कि सीखने का ये समय है, 3 घंटे में एक पार्ट सीखा, 2.5 घंटे में एक पार्ट सीखा, और फिर 3 घंटे के अंदर वो ढाई पार्ट सीख लिया उसने याद करना। फिर दोस्तों वो धीमा हो जाता है, फिर तेज़ गति से बढ़ता है, फिर धीमा हो जाता है। तो जो सीखने की गति है वो कभी तीव्र, कभी धीमी, कभी तीव्र, कभी धीमी हो रही है। तो वहाँ पर कौन सा वक्र होगा दोस्तों, मिश्रित वक्र होगा, वहाँ पर सीढ़ीदार वक्र होगा। और इसकी जो आकृति है वो दोस्तों आप खुद देखो, इसकी आकृति जो है वो या तो एस की बनेगी और या इसकी यू की आकृति बनेगी, इसीलिए इसको एस या यू आकार का वक्र बोलते हैं। तो इसके अंदर बालक की जो सीखने की गति है या मात्रा है वो उसमें बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और निश्चित रूप से आप चाहे सीटेट में या टेट में कोई एग्ज़ाम दोगे तो इसके नाम को लेकर या इसके पैराग्राफ को लेकर, इसके वक्र को लेकर या पठार को लेकर आपको निश्चित रूप से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको कैसा लगा आज का क्लास, मेहरबानी करके अपना मशवरा जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और पूरी ईमानदारी के साथ मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप तैयारी करते रहें। आपको साइकोलॉजी पढ़ने के लिए कोई दूसरी गाइडें वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टडी मटेरियल, जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ दोस्तों, वो काफ़ी है, भरोसा रखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स और प्लस उत्कर्ष की जो तीनों चारों फैकल्टी हैं बाल विकास की, उन चारों को एक जगह समन्वित करके इकट्ठा करके आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और इनसे दोस्तों अधिगम को लेकर अभी तक जितने भी दोनों तीनों वीडियो हुए हैं उनसे किस तरह के सवाल आए हुए हैं पीछे वाले एग्ज़ाम में और किस तरह के सवाल आने की संभावना है, उसका मॉडल पेपर भी दोस्तों जैसे ही हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा मैं आपके पूरा एक ओवरव्यू रखूँगा सवालों का, उसको हल भी करवाऊँगा। तो आप वीडियो पर यूं ही बने रहें, वीडियो को लाइक करें। बस एक रिक्वेस्ट आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लोगों तक पहुंचाएं मेहरबानी करके, और सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।